फाइन स्टूडेंट, तो ये लास्ट मॉड्यूल होगा यूनियन बजट का 2025 और 26 का, इस साल का। समझिए, ये लास्ट मॉड्यूल होने जा रहा है। जैसे कि पिछले मॉड्यूल में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे स्टूडेंट कि देखो इस बार जो सबसे अधिक जो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा वो होगा इनकम टैक्स। तो देखो लगभग 1/3 भारत सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, उसमें लगभग 1/3 जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका होगा? इनकम टैक्स का होगा। जबकि भारत सरकार ने इस बार जो लोग 12 लाख तक कमा रहे हैं इनकम, उसको भी रिबेट कर दिया, उसको भी छोड़ दिया। उसके बावजूद भी इनकम टैक्स का ग्राफ देख रहे हो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो 33.7%, जबकि ये यात्रा शुरू कब हुआ था? फाइनेंशियल ईयर 19 देखोगे, फाइनेंशियल ईयर 19 का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 का। तो उस समय कितना कंट्रीब्यूशन था इनकम टैक्स का? तो केवल 22% कंट्रीब्यूशन था। ये ग्राफ बढ़ते चला गया ना, ग्राफ इंक्रीज होते चला गया, समझ गए। और ठीक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर देखो, ठीक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर ये है कि दूसरा जो तुम कॉर्पोरेट टैक्स देख रहे हो वो कभी 32% हुआ करता था और वो डिक्लाइन होकर तुम्हारा 25% हो गया, ठीक है। जहाँ तक सवाल है जीएसटी का, तो जीएसटी देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके, या मैं कह सकता हूँ 2023 से लेके 26 तक लगभग स्टैग्नेंट है जीएसटी। हाँ, येलो कलर का दिख रहा है ना, जीएसटी लगभग स्टैग्नेंट है। बट कॉर्पोरेट टैक्स देखो घट गया है, कहाँ 32%, वो घट के तुम्हारा लगभग 23% हो गया। तो तुमको डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ 33.7% ऊपर जा रहा है और कहाँ 25.3 वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो दैट इज़ अ डाइवर्जेंस, ये बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। और इस डाइवर्जेंस के पीछे रीजन क्या है कि भारत सरकार ने कुछ साल पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स था लगभग 30% के आसपास, तो उसको घटा के 22% कर दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उससे मैच रहे कॉर्पोरेट टैक्स, समझ गए। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सब है, जो नया होगा उसके लिए तो केवल और भी कम कर दिया गया, 15% कर दिया गया। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है ना, तो बिल्कुल वही लिखा गया वहाँ पे कि इनकम टैक्स शेयर इन ग्रॉस टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 33.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26, 1% हायर देन दैट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल ईयर। देख रहे हो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? जबकि मैं बोल रहा हूँ, जबकि इनकम जो है 12 लाख तक के लिए इनकम जो है, जो भी आदमी एक साल में 12 लाख तक कमा रहा है उसको पूरी तरीके से छूट है, उसका 1 रुपया भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। हाँ, टैक्स रिटर्न फाइल करेगा वो दूसरा विषय, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे भारत सरकार को नहीं भी तो 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, फॉरगन हुआ है। रेवेन्यू फॉरगन कितना हुआ है? 1 लाख करोड़ का। उसके बावजूद भी बड़ी बात है, उसके बावजूद भी 1/3 जो भारत सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इनकम टैक्स से आ रहा है। तो कहने का मतलब जो इनकम टैक्स का जो कह सकते हो जो बोहेंसी है, टैक्स बोहेंसी है, वो बहुत इंक्रीज होते चला जा रहा है, समझ गए। आगे देखो, हाँ इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का देखोगे तो उस समय जीडीपी का 1.63% खर्च होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर में। बट देखो ओवर द पीरियड कितना बढ़ा है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो और ज़्यादा था, 3.2% था, और अभी 3.1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो लगभग 6 साल 7 साल पहले जितना जीडीपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होता था उसके कंपेयर में डबल हुआ है, समझे ना, 3.1% है। लगभग कांस्टेंट ग्राफ है ना, तो कह सकते हो कि 2-2.5 साल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है भारत सरकार का वो कांस्टेंट है, लगभग 3 और 3.2% ऑफ द जीडीपी, जो कि अच्छी बात है, समझे ना। ये होना चाहिए क्योंकि कोई भी देश आगे तभी बढ़ेगा जब सरकार बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी। आगे देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ इज स्लो ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स। अब यहाँ पे देख सकते हो 2024 और 21 का जो दिया, 2020 और 21 का जो कोविड ईयर है उसमें डायरेक्ट देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव टेरिटरी में चला गया ना। उसका देखो ड्यू टू द लो बेस इफेक्ट, लो बेस ईयर की वजह से तुमको एकदम बड़ा जंप नज़र आया। हाँ, उसका देखो कांस्टेंट है। और अभी भी बच्चे लोग, अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी भी 16-17% ही है जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। जबकि मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हमें इसको बढ़ा के 25% तक ले जाना है। तो इसके लिए मोदी जी मेक इन इंडिया लाए, पीएलआई स्कीम लाए। और दूसरी बात ये कि अभी जो ग्लोबली जिस हिसाब से इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहा है, टैरिफ वार हो रहे हैं यूएस के द्वारा, फिर चाइना का रिटेलिएशन, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में ब्रेकडाउन आ रहा है, तो उसके वजह से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में भी कोई हमारा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा प्रोपेल नहीं करने जा रहा है बाहर, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने जा रहा है, समझ गए ना।
तो वही लिखा गया कि यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ स्लोस हिट बाय टिबिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट कैपेक्स। अच्छा, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है, क्योंकि देखो दो रीज़न, पहले दो समझना होगा हमें चीज़। भारत सरकार बैक टू बैक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान दे रही है, 10 लाख करोड़ बजट दी थी पिछले साल से पिछले साल। ये अलग बात है कि 10 लाख करोड़ खर्च नहीं हुआ, 9.5 लाख करोड़ के आसपास खर्च हुआ। उसके बाद पिछले साल बजट में 11.11 लाख करोड़ भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में दी थी। हाँ, उतना खर्च नहीं हुआ, उससे थोड़ा कम खर्च हुआ। इस बार भारत सरकार 11.2 लाख करोड़ दे रही है। तो भारत सरकार कर क्या रही है कि वो खूब खर्च कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइवेट प्लेयर आए, क्राउड इन हो, मतलब एक्सपेक्टेड क्राउड इन भी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22% कर दिया, तो इससे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है कॉर्पोरेट सबको, उसका पैसा ह्यूज बच रहा है। मगर जो ह्यूज बच रहा है उसके बाद भी जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्राइवेट प्लेयर के द्वारा वो नहीं हो रहा है। इसलिए प्राइवेट कैपेक्स तुमको स्लो डाउन होते हुए नजर आ रहा है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी तुम्हारा स्लो डाउन हो रहा है। समझ गए ना? और यही वरी है हमारे इकोनॉमी के लिए। आगे देख सकते हो तो यहाँ पे तुमको डायरेक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है कि इनकम टैक्स का जो ग्राफ है वो लगातार इंक्रीज होते चला जा रहा है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स का उतना इंक्रीमेंट नहीं है। समझे ना? उतना इंक्रीमेंट नहीं है। आप एब्सोल्यूट टर्म में याद कर सकते हो कि लगभग 14 लाख करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्शन, समझे, और कॉर्पोरेट टैक्स देखो तो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास है। समझ गए ना? मैं देखोगे इधर तो इनकम टैक्स कितना बढ़ा है, जंप हुआ अच्छा खासा, मगर कॉर्पोरेट टैक्स उतना जंप नहीं हुआ है। समझे? चलो, तो ये हो गया। आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें हमें समझना है फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडीज आर ऑन द डिक्लाइनिंग पाथ फ्रॉम द कोविड हाई। कोविड ईयर में जिस हिसाब से भारत सरकार ने सबको पीडीएस खिलाया है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो भारत सरकार का बहुत पैसा गया होगा उसमें, पीडीएस में। उसके बाद भारत सरकार ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया कि भाई ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, जो फूड सब्सिडी, इसको कम करो, और कम किया भी है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो इसमें कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए भारत सरकार ने देखो 63 करोड़ खर्च किया था। समझे ना? हाँ, तो उसके बाद देखो कम, ग्राफ नीचे जा रहा है ना, अब 63 लाख करोड़ होना चाहिए ऐसे कायदे से, नहीं लाख नहीं, सॉरी। और अभी देखो कितना है, साइड में दिया गया ना 2 लाख, हाँ 2 लाख करोड़ दिया गया है ना। ग्राफ देखोगे, इफ़ यू सी द ग्राफ क्लोजली, तो अभी फर्टिलाइजर के लिए कितना है तुम्हारा, 2 लाख करोड़ निगेटिव में है वो, ठीक है, वो -2 दिया है, 2 लाख करोड़ है वो एक्चुअली। तो इतना अभी दिया जा रहा है, बट पहले कंपेयर में बहुत कम हुआ है ना। हाँ, पहले कंपेयर बहुत कम हुआ है। उसी तरह देखोगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो था उसका भी सब्सिडी कम हुआ है, ठीक है। वो अच्छा, वो ग्रोथ परसेंटेज है, आई एम सॉरी, वो ग्रोथ परसेंटेज का दिया गया है, वैल्यू साइड में दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, घटा है एक्चुअली, वो घटा है एक्चुअली। अच्छा, 20 से लेके एकदम बढ़ गया था वो, फिर हाँ वो बढ़ा, वो परसेंटेज है, ग्रोथ परसेंटेज के टर्म में, ठीक है। मैं एब्सोल्यूट टर्म देखो तो साइड में लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो भी जाता था पैसा वो भी कम हुआ है पहले से, ठीक है। तो समझ गए ना, ये फूड सब्सिडी इतना दिया जा रहा है। हाँ, 2 लाख करोड़ तुम्हारा उसी के बीच में रहेगा तुम्हारा फूड सब्सिडी भी, और फर्टिलाइजर सब्सिडी देखो तो लगभग वही है। समझ गए ना? ये हो गया। हाँ, एलपीजी सब्सिडी देखो, एलपीजी के लिए तो भारत सरकार लगभग वो कम ही कर दी, जैसे कैरोसिन समय तो खत्म ही कर दी भारत सरकार, ठीक है। देखो फ्यूल सब्सिडी कितना कम हो गया है, दिख रहा है तुम लोग को, बहुत कम हो गया ना। हाँ देखो, लगभग वही 10 से लेकर 15,000 करोड़ के बीच में है, इतना कम हो गया है। अब पहले कंपेयर में देखो ग्रोथ भी कम हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में, क्योंकि भारत सरकार का डायरेक्ट है कि कैरोसिन सब में नहीं देंगे। एलपीजी सब्सिडी अभी भी दिया जाता है, कुछ कुछ जगह पर दिया जाता है। तो यहाँ तो एक चीज़ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था भारत सरकार का, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही मानेंगे हम लोग। सब्सिडी प्रोवाइड करना, चाहे फूड के लिए हो, चाहे फर्टिलाइजर के लिए हो, चाहे एलपीजी के लिए हो, सब तुम्हारा क्या है, भारत सरकार का एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है। तो भारत सरकार ने लगातार इस पर काम किया है और प्रत्येक साल कम किया है इस चीज़ को। आगे देख सकते हो, सब्सिडी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम टू द प्री पैंडेमिक लेवल। अच्छा, प्री पैंडेमिक लेवल में कितना था तुम्हारा सब्सिडी एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भारत सरकार कर रही है, तो उसका कितना था तुम्हारा, हाँ 10% था फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में। और अभी देखो लगभग पहुंच गए ना बराबर हम लोग, अभी देखो वही 10 और 9 है। अच्छा, कि बीच में देखो कोविड ईयर देखो 20 और 21 का, उसमें 23 पहुंच गया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 23% केवल तुम्हारा इसी में जा रहा था, सब्सिडी के रूप में ही जा रहा था। तो कहोगे कहाँ 23% और कहाँ तुम्हारा भी घट के 9% हुआ है।
ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हम जानते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम लोग समझ ही रहे हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा बहुत सारा चीज़ भी होता है जो भारत सरकार स्टेट को ग्रांट्स देती है और उसे एसेट भी क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसको माइनस कर दोगे, है ना, इफेक्टिव रेवेन्यू, हाँ, डिफिसिट आ जाएगा जो कि 0.3% होगा तुम्हारा नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखोगे टोटल आउटगो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो जा रहा है, तो कह सकते हैं 4 लाख करोड़, दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 4 लाख करोड़ है। ये कांस्टेंट है, देख रहे हो, ये फिगर कांस्टेंट है फिगर, मतलब उतना ज़्यादा तुमको नजर नहीं आएगा। लगभग देखो 4 लाख करोड़ पहले भी था, ये भी था, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हमेशा सरकार ज़्यादा ही करेगी, उसके टर्म में देखेंगे तो 10 से 9% हुआ है। मैं यदि एब्सोलूट टर्म देखेंगे, हम लोग एब्सोलूट टर्म में देखेंगे तो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है तुम्हारा फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सब्सिडी में, क्योंकि इससे पहले भी बच्चे लोग तुमको ऊपर बताया गया 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, लगभग ये थोड़ा अमाउंट है तो सब मिला के 4 लाख करोड़, यही तो मतलब अब रफ फिगर समझो ना, लगभग 4 लाख करोड़। तो 4 लाख करोड़ तुम्हारा क्या एब्सोलूट टर्म में है। मैं ये जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो ये 9% है, समझ गए ना। हाँ, अच्छा, इस बार रेवेन्यू कितना खर्च होने जा रहा है? 50 लाख करोड़, है ना, 50 लाख करोड़ लगभग। तो 50 लाख करोड़ में आधा तो स्टेट को ही मिल जाएगा, चाहे फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41% या सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, या प्लस जो ग्रांट्स वगैरह दिया आता है, सब जोड़ोगे तो 50% उधर चला जाएगा, समझे ना। हाँ, तो बिल्कुल ये सब चीज़ याद होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग, अब ये डेटा जो भी बताए हैं सब उसी का एक्सटेंशन है। अब देखो, जैसे पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि ग्रोथ इंजन, यदि भारत को विकसित भारत बनना है, भारत को सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे चलना है, अब 8% के आसपास चलना है 2047 तक। अब क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सपना है कि विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो देखो 3 इंजन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। 3 इंजन क्या क्या पढ़े थे? एग्रीकल्चर देखे थे, एमएसएमई देखे थे। अच्छा, एमएसएमई का भी क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है, रिक्लासीफाई किया गया है उसको। और जो थर्ड देखे थे इनोवेशन देखे थे। आज देखेंगे फोर्थ, एक्सपोर्ट देखेंगे, समझ गए। अच्छा, एक्सपोर्ट देखने से पहले हम लोग एक्सपोर्ट का बहुत सारा चीज़ समझ लेते हैं पहले ही। देखो, एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कहोगे तो ओवर द पीरियड घटा है, हाँ, 10 ईयर्स में वो घटा है। अच्छा, जहाँ तक सवाल है हमारा मर्केंटाइज गुड्स का, तो मर्केंटाइज गुड देखोगे वर्ल्ड के शेयर में बात करोगे तो केवल 1.8% है परसेंटेज ऑफ जीडी होल शेयर में वर्ल्ड में। जैसे मान लो कि 100 जीडीपी है, मतलब ट्रेड के वजह से मर्केंटाइज गुड्स से, तो भारत का कंट्रीब्यूशन केवल 1.8% ही है, समझ गया, नंबर 1। दूसरी बात ये है, जो कि सर्विस देखोगे तो सर्विस बहुत ज़्यादा बूम किया, 4.3% है ग्लोबल एवरेज हमारा। तो सर्विस इज फार बेटर दैन मर्केंटाइज गुड एक्सपोर्ट्स, नंबर 1 ये चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अभी जो हम एक्सपोर्ट किए हैं लगभग $440 बिलियन का एक्सपोर्ट किए हैं, 440 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किए हैं। और उसमें से देखोगे लगभग 70 से लेकर 75% जो एक्सपोर्ट है वो भी हमारा लो एंड का प्रोडक्ट सब है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सब है। अच्छा, कोई कंट्री यदि लो एंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है वो कंट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का हम एक्सपोर्ट करें, हमें चाहिए कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाला जो चीज़ है जैसे मोबाइल फ़ोन सब हो गया वो एक्सपोर्ट करें, तभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे से वैल्यू उसको क्रिएट हो पाएगा। तो हमारे दुर्भाग्य की बात क्या है कि $440 बिलियन में जो 70% जो वैल्यूज़ है वो सब लो एंड वाला प्रोडक्ट सब है, बात समझे। अब देखो, इसी सिलसिले में हम लोग समझते हैं कि इस बार क्या मिशन है कि एक्सपोर्ट को कैसे हम बूस्ट करें ताकि फोर्थ इंजन के रूप में इंडियन इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट हो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनाएगी, हाँ, विथ सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स, यानी कि सेक्टर स्पेशली सेक्टर रहेगा, इसमें स्पेशल सेक्टर को टारगेट किया जाएगा और स्पेशल मिनिस्ट्री को भी टारगेट किया जाएगा। और उसमें कौन से मिनिस्ट्री रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई और फाइनेंस, ये तीनों एक साथ आएंगे। और कोशिश क्या रहेगा, कोशिश ये रहेगा कि एमएसएमई को सपोर्ट करना, हाँ, जो भी एमएसएमई जो एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत, तो उसको आराम से क्रेडिट मिल सके। इट विल फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाँ, जैसे एक्जिम बैंक है ना, जानते हो ना, तो आराम से ऐसे एमएसएमई जो अपना सामान बना के बाहर बेचना चाहता है और उस एमएसएमई को, अच्छा, पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि ऐसा एमएसएमई जो बाहर बेचना चाहता है तो उसको कोलैटरल फ्री, हाँ, लोन भी दिया जाएगा,
है ना, लगभग 20 करोड़ तक का लोन था, उसका लोन का प्रोविजन था, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो एक्सपोर्ट क्रेडिट देना इसको, एंड क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में इसका मतलब, एंड सपोर्ट टू MSME टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। अच्छा, इसकी कहानी समझो। होता क्या है बच्चे लोग कि हमारा सामान कभी बाहर जाता है ना, तो बाहर के कंट्री लोग नॉन टैरिफ बैरियर खूब लगा देता है। हाँ, अब बहुत सारे नाम है, लेबर इशू के नाम पे लगा दिया, डिफोरेस्टेशन के नाम पे लगा दिया, पेस्टिसाइड का स्टैंडर्ड पे लगा दिया, इंसेक्टिसाइड का स्टैंडर्ड पे लगा दिया, दुनिया भर का है ना कारण के वजह से हमारा सामान को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, नॉन टैरिफ बैरियर लगा देता है। तो कैसे MSME को सपोर्ट किया जाए इसके लिए, ताकि MSME जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसको अच्छे से ओवरसीज मार्केट मिल सके। समझ गए? तो नंबर 1 ये कि जो भी हैसल्स MSME के एक्सपोर्ट में जो भी हैसल्स है उसका निवारण करना, तो उसके लिए पहले क्रेडिट दिलाना, उसको ठीक से क्रेडिट मिल सके। दूसरा क्या है कि नॉन टैरिफ बैरियर का जो सामना करना पड़ रहा है वो सिंपल हो जाए। और तीसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट। ये क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारा MSME बाहर कोई सामान बेचता है तो उसको अपफ्रंट मनी तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन है बहुत ही क्राइसिस वाला सिचुएशन है। तो जब हमारा सामान बाहर जाएगा तो इनिशियल पीरियड में भी कुछ पैसा मिल जाए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट। कि फैक्टरिंग में ही आपको क्या होगा कि बाहर से कुछ सपोर्ट मिल गया ताकि MSME सब चल सके। जैसे होता है ना कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 2 महीना बाद 3 महीना बाद पैसा वापस आ रहा है, समझे ना, इसी तरह एक्सपोर्ट चलता है। देने वही जब सर्विस हमारा गुड जाएगा वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो इनिशियल पीरियड में वहाँ से कुछ पैसा आ जाना चाहिए, हाँ वहाँ से। तो वही कि क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट इसी को बोलते हैं। और सरकार भी बिल्कुल, सरकार तो एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट दे ही रही है कि आप लो पैसा आप एक्सपोर्ट करो, ठीक है, 2-3 महीना बाद आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर बीच में जो क्राइसिस सिचुएशन है उस क्राइसिस सिचुएशन में कैसे MSME को लेके चलें। और दूसरी बात है कि जब प्रोडक्ट जा रहा है उधर तो इनिशियल पीरियड में वहाँ से ही पैसा आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट। समझ में आ गया ना? ये करें। देखो उसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट बनेगा फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बेटर हो, उसके लिए इस तरह का भारत ट्रेड नेट, समझे, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। हाँ, इसका काम क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन को आसान करना, यूनिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, समझे ना, और फाइनेंसिंग सोल्यूशन। देखो अभी कितना मुश्किल होता है, मान लो कि एक MSME को बाहर एक्सपोर्ट करना है तो उसको दुनिया भर का डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है सरकार से, तो बहुत मुश्किल है ना, एक अच्छा इकोसिस्टम नहीं बन पाया ना, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए ताकि MSME अच्छे से एक्सपोर्ट कर सके, उसी के लिए भारत ट्रेड नेट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, यूनिफाइड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन होगा यहाँ पे, फाइनेंसिंग सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे, एंड दिस विल कंप्लीट द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। हाँ, दिस एंड द BTA विल बी अलाइन विद द इंटरनेशनल। देखो जो पहले से ही हमारे पास यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस है उसमें भी तो यही किया गया है, बिल्कुल उसी के साथ साथ चलेगा। और दूसरी बात है कि जो BTN जो चल रहा है, जो BTN जो बनाया जाएगा वो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो, यदि होल को समझना चाहो, इसका मतलब ये कि हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो सके MSME सबका, समझे, हैजल फ्री, और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। और वो जो भी हम BTN बनाएंगे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएंगे, समझ गए, ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि 4th इंजन का जब बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट से संबंधित ही होगा सब चीज़। एंड दिस विल कम्प्लीमेंट द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये अपने आप में कम्प्लीमेंट होगा, मतलब इसी टाइप का होगा, समझ रहे हो ना, जैसे हमारे पास ऑलरेडी है ना यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस, उसी टाइप का होगा, बट इसका स्टैंडर्ड जो होगा और बेटर होगा, कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू डेवलप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर इंडियाज इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स। थ्रू दिस देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्री 4.0 व्हिच नीड्स हाई स्किल्स एंड टैलेंट। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, इंडिया का कोई भी सामान देखो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में नहीं है, ठीक। तो भारत चाहता है कि ये जो अभी है इकोनॉमिक डिसरप्शन वाला दुनिया चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल वार चल रहा है, AI का ज़माना है, दुनिया भर का चीज़, चाइना का अपना मोनोपोली है, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए भारत का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से ज्वाइन कर सके, समझे। और हम भी, हाँ, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना, ये सब जितने भी हैं
या ड्राइवरलेस कार, सब ये सब इंडस्ट्री 4.0 का ही तुम्हारा एग्जाम्पल है। इसमें भी इंडिया बेटर कर सके, इसके लिए वी रिक्वायर ह्यूज स्किल्स, वी रिक्वायर ह्यूज टैलेंट। तो इस तरह का वातावरण तैयार करें ताकि जो सेमीकंडक्टर का जो बस छूट गया था, कम से कम हम इंडस्ट्री 4.0 का बस ना छोड़ सके। और इसमें भी हम हमारा जो सर्विस है, हमारा जो प्रोडक्ट्स है, इंटरनेशनल लेवल पे है ना जुड़ना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। नेशनल फ्रेमवर्क विल बी फॉर्मुलेटेड एज अ गाइडेंस टू द स्टेट्स फॉर प्रोमोटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इमर्जिंग टायर 2 सिटीज। अब देखो इसको समझना है तो इस तरह समझते हैं, रिसेंट टाइम में हमारे कंट्री में बहुत सारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बने हैं, लगभग 1600 से भी अधिक है, अब तो 2000 कह सकते हो। तो देखो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का मतलब क्या है, जैसे बड़े बड़े कंपनी जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, यहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, और यहाँ से जो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट होगा ना, और ये भी देखा गया है कि रिसेंट टाइम में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से सर्विस जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो अब केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी तक ही सीमित ना रहे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, अब टायर 2 सिटी में भी आएगी। तो उसके लिए स्टेट को आना होगा, उसके लिए स्टेट को फ्लेक्सिबल रूल के साथ आना होगा। समझ गए ना? तो इस तरह का नेशनल फ्रेमवर्क बनने की ज़रूरत है ताकि स्टेट को गाइडेंस मिले और स्टेट भी 2 टायर सिटीज़ में प्रमोट करे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को, ताकि हमारा कंट्री में और सर्विस बूम हो। और वो भी ये जो सर्विस है वो फिर मतलब फर्स्ट क्लास का सॉफ्टवेयर है। ये सब ये जितना बाहर बिकेगा उतना ही हमारा से बढ़ेगा। और सर्विस तो जानते हो लगातार हमने बूम किया है, 4.3% है हमारा वर्ल्ड में। अच्छा, तो ये समझ गए ना, ये कंप्लीट हुआ। यानी कि एक्सपोर्ट में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो फ्यूल होगा वो रिफॉर्म्स होगा, रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। यदि रिफॉर्म्स नहीं लाए तो फिर हम विकसित भारत नहीं बन पाएंगे, ना ही सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा। तो निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म्स को गनवाया है। देखिए पास्ट 10 ईयर्स में भारत सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं ताकि टैक्स पेयर को कन्वीनियंस हो, टैक्स पेयर को आसानी हो। क्या क्या है? फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं ना लोग सब, तो जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में कर्मचारी है तो उसको देखने के लिए, उस रिटर्न्स को देखने के लिए बिहार में कोई बैठा हुआ है आदमी, तो दैट इज कॉल्ड फेसलेस असेसमेंट। कोई उसमें फेवरेटिज्म नहीं होगा। तो ये बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा टैक्स पेयर चार्टर। टैक्स पेयर चार्टर से पता चल जाएगा कि रियल में कितना टैक्स कट रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा। फास्टर रिटर्न, देखो ना अभी तो बहुत जल्दी रिटर्न हो जाता है, जब रिटर्न फाइल करना होता है तो अब आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट का हेल्प लेना नहीं होता, आपको बहुत जल्दी ही आपको पैसा कट जाता है, एंड विल गेट मनी ऑल्सो ऑन टाइम। ऑलमोस्ट 99%, देखो 99% जो रिटर्न है वो तो सेल्फ असेसमेंट करके ही हो रहा है। तो हैजल फ्री है कि नहीं है? कोई रुकावट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और विवाद से विश्वास स्कीम, यदि मान लो कोई भी डिस्प्यूट है इनकम को लेके, तो भाई थोड़ा सा फाइन दो और चले जाओ, दैट्स कॉल्ड विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये 10 साल में जो ये सब स्कीम किया गया, जिसके वजह से बहुत कुछ हुआ है, इकोनॉमिकली बेटरमेंट हुआ है। तो कंटिन्यूइंग दिस एफर्ट द गवर्नमेंट रिअफर्म द कमिटमेंट ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट टू ट्रस्ट फर्स्ट एंड स्क्रूटनाइज लेटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है यहाँ पे, शक के नज़र से किसी को नहीं देखना है। होता है ना कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग हाउस में गए, इंडस्ट्री में गए इंस्पेक्ट करने के लिए, तो पहले ही हम लोग सोच लेते हैं कि पक्का ये चोरी कर रहा होगा। नो, पहले ट्रस्ट करिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट टू ट्रस्ट फर्स्ट, और उसके बाद स्क्रूटनाइज करिए। ट्रस्ट फैक्टर कम होते चला गया है, जो कि ट्रस्ट एक आपको जब आपका इकोनॉमी को बेटर बनाना है तो जाहिर सी बात है लाइट टच रेगुलेशन होना, जैसे सॉफ्टवेयर में है हमारा। अब यदि बहुत ज़्यादा वाटर टाइट करके, यदि बहुत ही ज़्यादा रिजिड इंस्पेक्शन करोगे तो उससे जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है बिजनेस का वो ख़त्म हो जाएगा। पहले क्या था बच्चे लोग, पहले के दौर में 1991 से पहले क्या था, लाइसेंस राज था। एक तो लाइसेंस जल्दी मिलता नहीं था, और दूसरी बात है प्राइवेट प्लेयर को हमेशा शक के नज़र से देखा जाता था, बिजनेस को शक के नज़र से देखा जाता, पक्का धांधलीबाजी, पक्का करप्शन कर रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, क्या क्या कहाँ कहाँ का चेंजेस लाया जाएगा। देखो अब देखो जो FDI लिमिट जो लगभग 2 साल पहले तक 50 से 74% कर दिया गया था इंश्योरेंस में, अब वो 74 से लेकर 100% कर दिया गया। यानी कि इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI अलाउड है। कहो सर इससे तो भूचाल आ जाएगा। फिर यदि 100% FDI अलाउड होगा इंश्योरेंस में,
तो बाहर का जो कंपनी लोग है वो मोनोपोली कर सकता है ना, मगर उसके लिए एक सेफ गार्ड दिया गया है। सेफ गार्ड क्या दिया कि जो इंटायर प्रीमियम होगा भारत में, जो भारत का इंटायर प्रीमियम होगा वो भारत में ही खर्च होना चाहिए, दैट इज़ अ सेफ गार्ड। तो 74 से 100% तो एफडीआई खोल दिया गया इंश्योरेंस में, मैं एक सेफ गार्ड क्या ऐड किया गया कि जो इंटायर प्रीमियम होगा, जो लोग जमा करेंगे पैसा जो भी, वो भारत में ही खर्च होना चाहिए, वो बाहर विदेश में नहीं जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा सेफ गार्ड है ये। दूसरा देखो नेबिड के बारे में बच्चे लोग जानते हो, ये एक डीएफआई के रूप में काम कर रहा है। समझे नेबिड का देखो, जैसे एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को। हमारे कंट्री में ना बॉन्ड मार्केट डिपेंड नहीं है, बॉन्ड मार्केट डिपेंड नहीं है। बॉन्ड मार्केट समझते हो ना, ये जो बॉन्ड मार्केट जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला मार्केट, गवर्नमेंट करती है तो वो लोग खरीद लेता है। और भी लोग क्या खरीदता है, वो तो तुम्हारा बैंक वगैरह ही खरीदता है ना, इंश्योरेंस कंपनी सभी खरीदता है, सरकार का भी बॉन्ड सब। तो हमारे कंट्री में बॉन्ड मार्केट डिपेंड नहीं है, नंबर 1। और जैसे मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स है, जैसे IL&FS टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाता है, तो ये लोग को पैसा मोबिलाइज करने में ना बहुत दिक्कत होता है। अब यदि ये लोग बैंक में चले जाए तो बैंक वाला भी पैसा दे देगा, मगर जानते हो ये प्रोजेक्ट सब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। यदि आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो 20 साल बाद पैसा रिटर्न्स होगा, तो फिर बैंक को भी तो फिर पैसा वापस करना है, इसलिए बैंक सुइटेबल नहीं है इस तरह के लोन के लिए। तो इसलिए देखो कि नेबिड बनाया गया कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले नेबिड को बनाया गया। नेबिड क्या करेगा, पीछे से भरोसा देगा कि यस इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स आप बॉन्ड इशू करो, और लोग क्या करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे। अभी दिक्कत क्या है, अभी मैं बताता हूँ प्रेजेंटली दिक्कत क्या है कि जब भी बॉन्ड जारी किया आता है तो उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट ज़्यादा है, मतलब रईस लोग ही बॉन्ड को सब्सक्राइब करते हैं, और गरीब आदमी या फिर नॉर्मल आदमी लोग सब्सक्राइब नहीं करता है। तो कोशिश ये है कि नेबिड विल बी सेटअप ए पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी। नेबिड क्या करेगा, तुम्हारा पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी सेटअप करेगा, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स है वो आराम से बॉन्ड को जारी कर सके और पैसा मोबिलाइज कर सके और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। आया समझ में, इसलिए है वो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल डेवलप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द पीपल इन रूरल एरियाज। पब्लिक सेक्टर बैंक भी क्या करेगी, एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। देखो सिविल वाला भी पहले वाला है, सिविल पहले से भी चल रहा है, सिविल भी तुम्हारा क्या इसी तरह क्रेडिट अप्राइजल के लिए बनाया गया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जहाँ भारत सरकार का कंट्रोल है, SBI टाइप का, ऐसे बैंक्स क्या करेंगे, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को डेवलप करेंगे, इस तरह का फ्रेमवर्क को डेवलप करेंगे, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या नीड्स है क्रेडिट का, जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एलाइड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसको पैसा का कितना रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ देखेगा, और जो टाइम पे दे दिया पैसा उसको फिर से दे भी देगा। तो इस तरह का स्कोर समझते हो ना, स्कोर का मतलब ही होता है कि कौन आदमी कितना पैसा जल्दी दे रहा है, कितना लौटा रहा है, एक तरह से। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क समझ गए ना। अच्छा, KYC प्रोसेस, नो योर कस्टमर। अब देखो, अब इसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि आदमी एक ही KYC में आदमी क्या करे, बैंक में ही पैसा जमा कर ले, एक ही KYC में आदमी बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर दे, एक ही KYC में आदमी डिवेंचर में भी इन्वेस्ट कर दे, एक ही KYC में आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे। तो इस तरह का एक तुम्हारा सेंट्रल KYC रजिस्ट्री तुम्हारा रोल आउट किया जाएगा इसी 2025 में, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। एक बार KYC बन गया, उसी KYC से आप बाकी मल्टीपल काम भी करिए, समझ गए। तो KYC प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना ये प्रयास किया जाएगा। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया 2 कंट्री में 2024 में। एक तो उसमें तुम्हारा एक UAE भी है। अब देखो, टू इनकरेज सस्टेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इन द स्पिरिट ऑफ फर्स्ट डेवलप इंडिया द करंट मॉडल BIT विल बी रिवैम्प्ड। जो अभी का जो BIT है उसको रिवैम्प्ड किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बाहर से क्या हो, इन्वेस्टमेंट आ सके। अच्छा, BIT का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से BIT साइन करता है, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, यानी कि उस कंट्री का डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, और जिस कंट्री के साथ साइन हुआ है वहाँ का इन्वेस्टर हो, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, समझे ना। जो हमारा 2024 में साइन हुआ तो हमें लगा कुछ उसमें लकूना है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसको फिर से रिवैम्प्ड किया जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हम FDI सबको अट्रैक्ट कर सके, अधिक से अधिक हमारा इन्वेस्टर फ्रेंडली हो सके, समझ गए ना। तो उसको रिवैम्प करने का बात है BIT मॉडल को। अच्छा, बिल्कुल इसी का बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले। अब देखो, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, समझे ना, यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर है। अच्छा देखो, सॉफ्टवेयर में बहुत तगड़ा चेकिंग नहीं होता है,
आईटी डिपार्टमेंट ऐसे नहीं अंदर घुस के कुछ भी कर सकता है। तो देखो आईटी डिपार्टमेंट यानी कि सॉफ्टवेयर में लाइट टच रेगुलेशन की वजह से सॉफ्टवेयर कितना आगे निकल गया इंडिया में, है ना। तो इसलिए अप्रोच ये होना चाहिए और अब शक का नज़र नहीं होना चाहिए। जैसे पहले क्या था 1991 से पहले कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस कर रहा है उसको हमेशा शक के नज़र से ही देख रहे हैं। तो अब वो दौर चला गया है। अभी ये जो दौर है मार्केट का दौर है, इसमें हम शक करेंगे तो नहीं चलेगा। वी हैव टू ट्रस्ट, अब हमें ट्रस्ट करना होगा। तो वही बोला कि लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, ट्रस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड ट्रस्ट, यानी कि विश्वास वाला चीज़ पे होना चाहिए जो कि प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा इस तरह। एंड थ्रू दिस फ्रेमवर्क लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से गवर्नमेंट विल अपडेट रेगुलेशन दैट वर मेड अंडर ओल्ड लॉज टुवर्ड्स दिस एंड 4 स्पेसिफिक मेजर्स आर प्रपोज्ड। अब इसमें क्या बोला गया है कि और बेटर हो, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, इसके लिए सरकार ने कुछ प्रपोजल दिया गया है। जैसे एग्जांपल देखो, पहले क्या था, अब 1960 में इनकम टैक्स लॉ बना। इनकम टैक्स वाला जो देखते हो, इनकम टैक्स जो लॉ है वो 1960 का है। तो उस समय का परिस्थिति अलग था मार्केट का। उसमें क्या कि छोटे छोटे पनिशमेंट के लिए भी इम्प्रिजमेंट दिया गया है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मार्केट बहुत आगे निकल गया। तो जो भी अर्काइक लॉस सब था, जो भी अर्काइक प्रोविजन थे, सबको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इस बार भी किया जाएगा और इससे पहले भी किया गया है कि आप थोड़ा फाइन दो, छूट जाओ। क्या फालतू का कोई डिस्प्यूट हो गया, आदमी 2 साल जा रहा है जेल में, तो इससे बिजनेस वाला एटमॉस्फेयर कभी तैयारी नहीं हो पाएगा, समझे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स विल बी सेटअप। एक बहुत बड़ा लेवल का कमेटी बनाया जाएगा, हाँ, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए ये सेटअप किया जाएगा, ताकि नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हाँ, जैसे सर्विस हो गया, बैंकिंग छोड़ के दूसरा जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है, समझे ना। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, हाँ, उसके लिए रेगुलेशन, उसके लिए सर्टिफिकेशन, उसके लिए लाइसेंसेस और उसके लिए परमिशन वो तैयार करके आए। द कमिटी विल बी एक्सपेक्टेड टू मेक रिकमेंडेशन विद इन, यानी कि ये 2025 में ही ये जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन में कैसे काम हो। देखो अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टेट में तुमको, किसी भी राज्य में तुमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुमको 100 ऑफिसर से मिलना पड़ता है। लैंड लेने जाओगे तो वहाँ एक ऑफिशियल बैठा हुआ है, आगे कोई बिजनेस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी लेने जाओगे तो दूसरा ऑफिशियल बैठा है, तुमको 50-100 ऑफिसर से मिलना पड़ता है। तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा और हर स्टेप में ही करप्शन पड़ा हुआ है, समझ गए ना। तो इसलिए हाई लेवल कमेटी क्या करेगा, तुम्हारा नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेशन बनाएगा, सर्टिफिकेट कितना इजी हो, लाइसेंस मिलना कितना इजी हो, परमिशन कितना इजी हो, ये करके दिखाएगा वो। अच्छा, दूसरा बात करते हैं, हम नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन का बात कर रहे हैं तो तुम लोग को FSDC याद आ जाना चाहिए। FSDC पहले ही बना था और इसमें जो चेयरमैन जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर है हमारे कंट्री में, जैसे सेबी हो गया, सेबी के चेयरमैन भी रहेंगे इस मीटिंग में, समझे, इस काउंसिल में। आ रहा है समझ में, जैसे तुम्हारा सेबी हो गया, RBI हो गया, है ना, जितने भी हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के हैं सब रहेंगे इसमें। और ये तुम्हारा डेडिकेटेड तुम्हारा किस चीज़ के लिए है, ये तुम्हारा फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन के लिए है। जब फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन के लिए FSDC इतना निर्णय ले सकता है तो क्यों नहीं नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन के लिए भी होना चाहिए। इसलिए सरकार ने कहा है कि हम ये भी करके दिखाएंगे। बात समझ में आया ना। तो अंडर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ए मैकेनिज्म विल बी सेट अप टू इवैल्यूएट इंपैक्ट ऑफ द करंट फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सब्सिडी इंस्ट्रक्शन। जो भी अभी चल रहा है कितना कारगर है तो उसी को रिव्यू करेगा। और ऊपर जाओ, जो छोड़ दिया है मैंने, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझने से पहले हम देखते हैं कि भारत में 28 राज्य है और 8 यूटीज है। मगर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन सब राज्य इक्वल नहीं कर पाते हैं। हाँ, तुम महाराष्ट्र को देखो, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा FDI आता है। यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अच्छा खासा FDI आता है वहाँ पे। गुजरात देखो, गुजरात में भी है बहुत अच्छा FDI आता है। तो बंगाल में क्यों नहीं आता है, बिहार में क्यों नहीं आता है, हाँ, बाकी राज्य में क्यों नहीं आते। इसके लिए तुम्हारा इंडेक्स तैयार होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ताकि एक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में सब स्टेट काम कर सके और अधिक से अधिक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बाहर से वो अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि ये राज्य में कुछ लकूना होगा जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए इस तरह का इंडेक्स बनेगा ताकि राज्य को हेल्प हो सके, राज्य को इन्वेस्टमेंट मिल सके बाहर से। आया समझ में बच्चे लोग। आगे देखो, जन विश्वास एक्ट 2013 में, और 2013 का बात करें, अभी तो हम लोग 25 में हैं, और उसमें भी देखो लगभग 180 से ज़्यादा लीगल प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। क्योंकि अब छोटे छोटे चीज़ के लिए
बिजनेस में छोटे छोटे डिस्प्यूट के लिए यदि तुम जेल डालोगे तो फिर बिजनेस वाला इकोसिस्टम कैसे आगे बढ़ पाएगा, समझे ना। तो सिमिलरली जैसे जन विश्वास एक्ट 2023 में ये किया गया, सिमिलरली इस बार भी 2.0 बिल आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, और उसमें भी लगभग 100 इस तरह का जो अर्काइक लॉस सब है, जो 1960 का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है वो सबको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, जो कि बढ़िया बात है। इससे क्या होगा कि बिजनेस का इकोसिस्टम तैयार होगा भारत में। आया समझ में ना। हाँ, यहाँ पे देखो फिजिकल पॉलिसी, द गवर्नमेंट endeavor will be keep to the fiscal deficit each year and such as central government debt remains as a declining path as a percent of GDP। बहुत खास बात किया गया है यहाँ पे, द रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 6 years हैज़ बीन डिटेल इन द FRBM स्टेटमेंट। देखो जब सरकार जब बजट लेके आती है तो FRBM का एक फिजिकल मैनेजमेंट वाला डॉक्यूमेंट भी लेके आती है। इस बार देखो अद्भुत बात कह सकते हो, इस बार तुमको मानना पड़ेगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को या मोदी गवर्नमेंट को, इन्होंने लगभग 1.5-2 साल पहले ही कह दिया था कि 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर में हम फिजिकल डिफिसिट 4.5% से नीचे कर देंगे, लिमिट 4.5% होगा। इस बार कर भी दिया उन्होंने। इस बार कितना फिजिकल डिफिसिट है, ओनली 4.4% है। अब देखो मगर इस बार क्या बोला गया बजट में कि फिजिकल डिफिसिट वो एक कंडीशन है, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार कम भी हो सकता है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमें पब्लिक डेब्ट पे देना चाहिए। इसलिए आने वाले समय बजट में तुम देखोगे कि पब्लिक डेब्ट को एज ए एंकर के रूप में यूज़ किया जाएगा, यानी कि पब्लिक डेब्ट को एज ए पैरामीटर के रूप में यूज़ किया जाएगा, और यदि उस पर सरकार काम करने की कोशिश करेगी। अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तुम लोग को कि सरकार का क्या है कि 2031 तक पब्लिक डेब्ट कितना कम करने का बात है, और वो ज़्यादा रियल पिक्चर, क्योंकि देखो फिजिकल डिफिसिट कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार कम भी हो सकता है। जो रिक्वायरमेंट, जैसे देखो कोविड ईयर में क्या हुआ, 9.2% चला गया, फिर कम होते 4.4, अभी 4.4 हो गया ना जी। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पब्लिक डेब्ट। अभी भी देखो पब्लिक डेब्ट बहुत ज़्यादा है कि नहीं है। यदि पुट टुगेदर करोगे सेंट्रल और स्टेट का, तो पुट टुगेदर कितना है तुम्हारा 83-84% है। हाँ, सेंटर का तुम्हारा 60 से ऊपर होगा, हाँ स्टेट का तुम्हारा लगभग तुम्हारा वही 60 के आसपास 55 to 60 का होगा, स्टेट का तुम्हारा वही 22-23% ऐसे कुछ होगा। दोनों मिला के ऐड कर दोगे तो 83-84% है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, निर्मला सीतारमण ये बोल रहे हैं कि हम पब्लिक डेब्ट पे काम करना चाहते हैं, समझे ना। तो देखो गवर्नमेंट endeavor will keep to a fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेब्ट है, पब्लिक डेब्ट है, समझे, वो नीचे जाए जीडीपी का। द रिवाइज फिजिकल डिफिसिट फॉर देखो 4.8% जो रिवाइज किया गया, इससे पहले कितना बोला गया था 24 और 25 में 4.9% फिजिकल डिफिसिट होगा। इस बार जब रिवाइज किया गया तो 4.80% निकला, और नेक्स्ट ईयर कितना है तुम्हारा 4.4% है। नेट मार्केट बोरोइंग भी देखो तुम्हारा, नेट मार्केट बोरोइंग लगभग 11 लाख करोड़ तुम्हारा बाहर मार्केट से आएगा। इस बार ट्रेजरी बिल में भी हम एक पैसा भी लेने नहीं जा रहे हैं, सब तुम्हारा क्या है तुम्हारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज सब है, जो कि 1 साल से ज़्यादा वाला होगा। देखो इसमें क्या बोला है, द बैलेंस फाइनेंसिंग इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम, और जो भी बचा हुआ है तुम्हारा कुछ स्मॉल सेविंग बैंक उससे आ जाएगा, स्कीम से आ जाएगा लगभग 3 लाख करोड़, और सब मिला कितना है 15 लाख करोड़ के आसपास, इतना बोलेंगे तो वही इतना तुम्हारा हो जाएगा, जो कि अच्छा है, जो कि सही दिशा में है। अच्छा यहाँ पे देखो रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को भी रेशनलाइजेशन करने का बात है। कस्टम ड्यूटी जानते हो, जो बाहर से सामान आता है उसके ऊपर कस्टम्स लगाना, उसके ऊपर टैक्स लगाना, दैट्स कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। अब यहाँ पे देखो द प्रपोजल इन द यूनियन बजट रिलेटिंग टू कस्टम्स एम टू रेशनलाइज टैरिफ स्ट्रक्चर एंड एड्रेस ड्यूटी इन्वर्जन। कोशिश क्या है कि जो टैरिफ स्ट्रक्चर, अच्छा इससे एक जाहिर सी बात है, इससे डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत खुश होगा कि टैरिफ स्ट्रक्चर को हम रेशनलाइज करने जा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम है ड्यूटी इन्वर्जन को उसको भी एड्रेस करने जा रहे हैं। मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जानते हो बच्चे लोग। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो इनपुट है, रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसी का जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम लग रहा है। तो जाहिर सी बात है इंडिया कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएगा ऐसे में, क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट पे आप कस्टम ड्यूटी कम है तो जाहिर सी बात है वो सामान डायरेक्ट इंडिया में आ जाएगा, और उस तरह का इकोसिस्टम तैयार नहीं होगा भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसी चीज़ को रेक्टिफाई करना, अब पिछले बार भी किया गया था, उससे पिछले बार भी किया गया था। अच्छा, दिस विल सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होगा, यदि हम टैरिफ स्ट्रक्चर को रेशनलाइज करेंगे, बेटर करेंगे, जो भी फालतू का पहले बहुत सारा टैरिफ स्ट्रक्चर था उसको पिछले साल भी कम किया गया है, ठीक है, इस बार भी और कम किया जाएगा। इससे हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, वैल्यू एडिशन होंगे, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, ट्रेड फैसिलिटेट होगा, और कॉमन पीपल को फायदा होगा। अच्छा, इसमें देखो क्या क्या चीज़ पे होने जा रहा है। द गवर्नमेंट प्रपोज द रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ ड्यूटी फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे देखो रिमूविंग 7 टैरिफ रेट्स।
अभी जो वही 5%, 10% इस तरह का जो टैरिफ रेट्स था ना, 7 टैरिफ रेट्स को हटा दिया गया। एंड दिस ओवर एंड अबव द 7 टैरिफ रेट्स, यानी कि 2023 और 24 में हटाया था वो छोड़ के ये दूसरा हटाया गया। आफ्टर दिस अब केवल यानी कि 7 + 7 कर दो, 14 हट गया ना, 14 हट गया। अब केवल तुम्हारा जो टैरिफ रेट से केवल 8 ही रहेगा तुम्हारा। देयर विल बी ओनली 8 रिमेनिंग टैरिफ्स इंक्लूडिंग जीरो रेट। इसमें जीरो रेट भी है तुम्हारा, एक जीरो रेट, एक 5%, 10%, इस तरह होता है तुम्हारा कस्टम ड्यूटी लगता है। तो अब देखो फायदा क्या होगा कि केवल तुम्हारा 8 ही रिमेनिंग टैरिफ रेट्स रहेगा जिसमें जीरो रेट भी है। तो पहले कितना था, पहले तुम्हारा 7 + 7 14 को हटा दिया गया और केवल अब 80 रेट्स, उसमें जीरो रेट भी आएगा। समझ गए ना। द प्रपोजल इज नॉट टू लेवी मोर देन 1 सेस ऑन सरचार्ज। अच्छा, जो कस्टम ड्यूटी पे आप लगाते हो ना, उसके ऊपर आप एक ही सेस लगा सकते हो, एक ही सरचार्ज लगा सकते हो, एक से ज़्यादा सरचार्ज और सेस नहीं लगाना है। क्योंकि होता क्या है, कस्टम ड्यूटी लगा दिए फिर सेस और सरचार्ज लगा दिए तो और सामान महंगा हो जाता है। तो एटलीस्ट एक ही सेस और सरचार्ज लगा सकते हो। देयरफॉर द गवर्नमेंट प्रपोज टू एग्जेम्प्ट सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन 82 टैरिफ लाइन्स दैट आर सब्जेक्ट टू सेस। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, तुम्हारा लगभग तुम्हारा सोशल वेलफेयर जो सरचार्ज है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि वो नहीं लगेगा तुम्हारा 82 टैरिफ लाइन्स पे। समझे ना। तो ये सरकार सिंप्लीफाई कर रहा है ताकि हाँ बिजनेस साइकिल अच्छे से हो सके भारत में। और क्योंकि निर्मला सीतारमण ने कहा है ये बात कि जो जो होगा फ्यूल क्या होगा तुम्हारा, रिफॉर्म्स होगा, रिफॉर्म्स ही फ्यूल लाएगा इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। अब बिल्कुल यही चीज़ हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी डेप्ट, पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो ये एंकर होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर से। तो गवर्नमेंट ने बोला, प्रॉमिस किया, अपना भरोसा दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2027 से लेकर 2031 तक, 30 और 31 फाइनेंशियल ईयर तक गवर्नमेंट का कोशिश ये रहेगा कि हम क्या करें, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को कम करें, पब्लिक डेप्ट, क्योंकि वो एक्चुअल में रियल फिगर है। क्योंकि फिजिकल डिफिसिट कई बार ऊपर हो सकता है, कई बार नीचे हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो भारत सरकार क्या बोल रही है कि मार्च 31 2031 तक कोशिश ये रहेगा कि जो भारत सरकार का जो पब्लिक डेप्ट अभी कितना है, वही 55 से लेकर 60% के बीच में है ना, हम क्या करेंगे 50 ± 1 करेंगे, या तो 49 या तो 51 तक रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि सरकार इस तरीके से बोल रही है कि हम पब्लिक डेप्ट हम 50 ± 1 कर देंगे। दिस वुड प्रोवाइड द गवर्नमेंट द रिक्विजिट ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द ओवरसीज। हाँ, इससे फ्लेक्सिबिलिटी ये मिला कि चलो भाई ठीक है, कई बार फिजिकल डिफिसिट ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर जो मेन मकसद है कि 2031 तक हमें क्या करना है, पब्लिक डेप्ट को 50 ± 1 करना है। तो एक फ्यूचर का भी विजन रह जाएगा और प्लस अभी का जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों ही हो जाए। क्योंकि फिजिकल डिफिसिट आपको रियल पिक्चर नहीं देता है, पब्लिक डेप्ट गिव्स यू द रियल पिक्चर एक्चुअली। पर अभी पब्लिक डेप्ट दोनों का करोगे, सेंटर और स्टेट पुट टुगेदर करोगे तो 83-84% के आसपास होगा। ठीक है, उसमें तुम्हारा स्टेट का 20% से ज़्यादा है, ठीक है, सेंटर का वही 55 से लेकर 60% के बीच में होगा। तो अभी भी सेंटर का ज़्यादा है, जो 31 तक करेगा दोनों को मिला 50+। नहीं, वो सेंटर जैसे सेंटर का अभी 55 से लेकर 60 के बीच में है ना, सेंटर क्या करेगी 50 ± 1 करेगी। अब पब्लिक डेप्ट का मतलब क्या होता है, ओवर द पीरियड जो फिजिकल डिफिसिट तुम्हारा जो है ना अकुमुलेट हो रहा है उसी को बोल रहा है। एट द सेम टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू पुट द सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट ऑन अ सस्टेनेबल ट्रेजेडी इन ट्रांसपेरेंट मैनर। देख रहे हो ना। तो कोशिश ये रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेप्ट है वो क्या हो तुम्हारा घटते चला जाए। द बजट फर्दर सेड एज द चॉइस ऑफ द डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एज द फिजिकल एंकर इन लाइन विद द करेंट ग्लोबल थिंकिंग। तो ये एंकर के रूप में काम करेगा, ये ज़्यादा बेटर पिक्चर देगा। तो इट इनकरेज शिफ्ट फ्रॉम अ रिजिड एनुअल। देखो अभी जो फिजिकल टारगेट रहता है कि इतना इतना कर देंगे 4.5, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है कि आप विजन रखो पब्लिक डेट कितना कम करने जा रहे हो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डेप्ट टू जीडीपी बेस्ड फिजिकल कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी वुड हेल्प रीबिल्ड बफर्स एंड प्रोवाइड रिक्विजिट स्पीड फॉर ग्रोथ एनहांसिंग एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट है तो कई बार फिजिकल भी ज़्यादा भी कर लिए, मैं एक विजन है कि 31 तक हमें केवल 50 ± 1 करना, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ये ज़्यादा बेटर फ्लेक्सिबिलिटी देगा गवर्नमेंट को ग्रोथ करने के लिए। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखते हैं कस्टम टैरिफ, जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स, हाँ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे कैंसर के लिए ड्रग्स हो गया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जैसे देखो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है ना, और मेडिसिन सब जो है वो सबको पूरी तरीके से बेसिक कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया, यानी कि एक भी पैसा नहीं लगने वाला है उसको, ताकि पेशेंट्स को फायदा हो और स्पेशली कैंसर पेशेंट जो कैंसर से प्रभावित है ऐसे लोगों को फायदा हो सके। समझ गए, नंबर 1। दूसरी बात है कि जैसे कोबाल्ट पाउडर हो गया, हाँ
या फिर तुम्हारा लिथियम आयन बैटरी का जो भी चीज़ है, लीड है, जिंक है, और इस तरह का जो भी 12 क्रिटिकल मिनरल्स उसको भी बीसीडी से हटा दिया गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर भी नहीं लगे, ताकि भारत में वो बाहर से लाया जा सके और भारत में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। तो देखो, यदि इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओगे तो महंगा हो जाएगा, तो इंडिया में फिर मैन्युफैक्चर करने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो भी क्रिटिकल मिनरल्स सब है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड तुम्हारा बैटरी सब है, लिथियम आयन सब है, उसको सबको हटा दिया गया। एक भी पैसा तुम्हारा बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगने जा रहा है, समझ गए ना। और हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टेक्निकल कॉस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए, टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे एग्रो टेक्सटाइल जो है, एग्रीकल्चर एग्रो टेक्सटाइल हो गया, जैसे मेडिकल टेक्सटाइल हो गया, जैसे जियो टेक्सटाइल हो गया, इसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो यहाँ पे। इसके लिए भी क्या किया गया तुम्हारा कि सटल लेस जो लूम्स है, जो आता है बाहर से तुम्हारा, ये सब क्या है तुम्हारा कैपिटल गुड्स एक तरफ से, उसको भी एग्जाम कर दिया गया। इसके ऊपर भी तुम्हारा बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। तो एग्रो टेक्सटाइल सब ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स है। हाँ, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्सटाइल सही है, मेडिकल टेक्सटाइल जो काम आता है। और जियो टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ज़मीन में रोड पे ना जो सैंड है, सैंड की स्टेबिलिटी के लिए तुम्हारा सॉइल की स्टेबिलिटी के लिए जियो टेक्सटाइल का यूज़ होता है, समझे ना। तो टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए बाहर से जो जैसे तुम्हारा जो टेक्सटाइल मशीनरी जो बाहर से है तुम्हारा सटल लेस लूम्स को पूरी तरीके से एग्जाम किया जाएगा, उसके ऊपर बीसीडी नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी देख लो, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो पैनल जो आता है तुम्हारा सोलर पैनल सब टाइप का है ना, उसको भी कम कर दिया गया। देखो, इंक्रीज फ्रॉम 10 एंड रिड्यूस टू बीसीडी ऑन, यानी कि बीसीडी ऑन इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्रीज फ्रॉम, अच्छा इसको बढ़ाया गया 10% से 20% किया गया, मगर जो ओपन सेल है और अदर कंपोनेंट्स उसको घटा के 5% कर दिया गया। तो हाँ, सरकार ले रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जहाँ पे है उसको भी रेक्टिफाई किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल सरकार ने बीसीडी कम कर दिया। सरकार देख के, जो सरकार के लिए लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो उसका बीसीडी बहुत कम कर दिया। और कई ऐसा भी है कि जहाँ बीसीडी बढ़ाया भी गया है, तो बीसीडी यदि बढ़ाया गया है तो उसका रीजन क्या है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना, समझ गए ना। हाँ, तो वही लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो, ये इन लाइन है तुम्हारा मेक इन इंडिया पॉलिसी का और रेक्टिफाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। यदि 10 से 20% किया गया है तो वो करेक्ट किया जा रहा है तुम्हारा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रेक्टिफाई हो सके, समझ। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बता दिए ना कि बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स लगे, बीसीडी ज़्यादा लगे एज कम्पेयर टू इनिशियल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स जो है ईवी बैटरी के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड मतलब जो मशीन सब है बाहर जो आ रहा है, या फिर 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स है तुम्हारा फ़ोन मोबाइल फ़ोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको भी पूरी तरीके से छूट दे दिया गया, ताकि हमारे कंट्री में लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग हो सके मोबाइल फ़ोन के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अच्छा, इंडिया को यदि ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना है तो ये लो एंड प्रोडक्ट पे ध्यान देने से नहीं चलेगा। हाँ, तो इंडस्ट्री 4.1 का लाभ लेना है तो ये सब स्टेप करना जरूरी है। इसलिए तुम्हारा ये किया गया है, टैरिफ घटा दिया गया, समझे ना। ये भी एग्जेम्प्टेड कैपिटल, यानी कि यहाँ पे भी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाला है। अच्छा, एग्जाम्पशन ऑफ बीसीडी ऑन रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट कंज्यूमर और पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग शिप फॉर अनदर 10 ईयर्स टू गिव थ्रस्ट टू द शिप। देखो, यहाँ पे भी है तुम्हारा कि बीसीडी, देखो जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग शिप से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अच्छा, पिछले क्लास में बताए थे मैरी टाइम के लिए भी लगभग 25 लाख करोड़ समथिंग देने का बात था। हाँ, कुछ ऐसे ही था, अमाउंट था, जिसमें 49% भारत सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, बाकी पोर्ट करेंगे, प्राइवेट प्लेयर करेंगे। तो शिप मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो इसलिए किया गया। देखो, बीसीडी रिड्यूस किया गया 20 से लेकर 10%, किस पे, कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विचेस पे, टू मेक देम एट द पार ऑफ नॉन कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विचेस टू प्रिवेंट द क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट। यानी कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो स्विचेस पे जो लगता है उसको भी कम किया गया, 20 से 10% किया गया है। पहले 20% लगता था, अभी 10% किया गया है, समझ गया ना। अच्छा, टैरिफ रेट देखते हो ना, कितना 8-7 पहले ख़त्म हुआ, हाँ फिर 7 खत्म हुआ, अब केवल 8 ही टैरिफ रेट सब है, और इसमें 0 भी आता है फर्स्ट में। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो बच्चे लोग, ऑन द डायरेक्ट टैक्स फ्रंट पे देखो, तो बिल्कुल निर्मला सीतारमण बहुत बोल्ड होकर बोली है कि जो भी इनकम टैक्स वाला जो चीज़ था वो 1960 का एक्ट है, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। इसलिए नेक्स्ट वीक मतलब ये इसी वीक कह सकते हो, आने वाले समय में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, ताकि
अच्छे से इनकम टैक्स और चीज़ चल सके। द न्यू इनकम टैक्स बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। इट विल कैरी फॉरवर्ड द सेम यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस किया है ना, भारतीय न्याय संहिता में जो न्याय का जो स्पिरिट है, जस्टिस का स्पिरिट, उसके हिसाब से और अभी का जो आवश्यकता है बिजनेस क्लास के लिए, उसके हिसाब से न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इट विल बी क्लियर एंड डायरेक्ट इन टैक्स विथ क्लोज टू हाफ ऑफ द प्रेजेंट लॉ इन टर्म्स ऑफ बोथ चैप्टर्स एंड वर्ड्स। इट विल बी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर टैक्स पेयर के लिए कोई वेग वर्ड ना हो, क्योंकि उसमें इतना वेग वर्ड है 1960 का कि समझ ही नहीं आता है। आसान हो जाए टैक्स पेयर के लिए भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, समझे ना। हाँ, लिटिगेशन रिड्यूस हो, क्योंकि देखो इससे पहले लगभग 100 प्लस तुम्हारा आर्काइव जो लॉस था उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया ना, ये करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, अब प्रोपोजल ऑब्जेक्टिव क्या है कि पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स हो, ठीक है, मिडिल क्लास को फायदा हो, TDS TCS जो भी तुम्हारा है वो रेशनलाइजेशन हो, बेटर हो, समझे ना। वॉलंटरी कंप्लाइंस लोग खुद ही करें, जैसे फेसलेस अपील सभी किया ना, 99% तुम्हारा सेल्फ ही करता है ना, ये हो सके। कंप्लाइंस बर्डन ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, यही दिमाग में रखते हुए, ठीक है, ये बिल लाया जाएगा ताकि जो भी प्रॉब्लम है पहले का 1960 का कि एक तो वर्ड बड़ा भेग है, कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है। कई बार टैक्स पेयर को यदि मान लो कि उसका डिस्प्यूट है तो उलझा रहता है, कई बार उसके ऊपर मुकदमा भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ को बेटर करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेटर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, वॉलंटरी कंप्लाइंस ज़्यादा हो सके, समझे ना। TDS रेशनलाइजेशन हो जाए, TDS समझते हो ना, जो शुरू में जो करता है वो सब बेटर होने के लिए ये लाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वही दिया गया है बच्चे लोग, देखो यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखो क्या है तुम्हारा TDS का दिया गया है, TDS थ्रेशोल्ड। तो अब TDS थ्रेशोल्ड कितना कर दिया, 50,000 देखो गवर्नमेंट करंट थ्रेशोल्ड है। प्रपोज क्या किया गया कि उसको 1 लाख कर दिया जाएगा, तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा तुम्हारा सीनियर सिटीजन सबको, समझे। तो ये सब दिया गया है, आगे बढ़ो। एंड लास्ट स्लाइड देखो, और यही स्लाइड है जिसकी वजह से सरकार का बहुत ज़्यादा वाहवाही हुआ है न्यूज़ सब में। 0 से लेकर 4 लाख तक जो कमा रहे हैं एक साल में, और उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और जो 4 से लेकर 8 लाख तक कमा रहे हैं उसका 5% टैक्स कटेगा, वह उसको रिबेट हो जाएगा। और तो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना ही पड़ेगा आपको, 5% कटेगा, वह फिर रिबेट हो जाएगा। जो 8 से लेकर 12 लाख कमा रहा है उसका 10% टैक्स कटेगा, वह फिर वो रिबेट हो जाएगा 12 लाख तक का। वह जो 12 लाख से लेकर 16 लाख जो कर्मचारी कमा रहा है उसका 15% कट जाएगा, वो रिबेट नहीं होगा। उसी तरह 16 से 20 लाख कमाने वाला आदमी देखो 20% कटेगा, 20 से लेकर 24 लाख कमाने वाला आदमी का 25% कटेगा, और 24 लाख से ऊपर कमाने वाला आदमी लोग को 30% कटेगा। समझ गए नहीं ये बात। अच्छा, तो इससे बच्चे लोग कितना फ़ायदा होगा कि 3.2 करोड़ टैक्स पेयर को बेनिफिट होने जा रहा है इस प्रपोजल से, क्योंकि बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास का 12 लाख तक का है। कम से कम ये बड़ी बात है ना कि अब जो आदमी एक महीना में 1 लाख रुपया कमा रहा है वो भी मिडिल क्लास के दायरे में आता है। बड़ी बात है कि नहीं है, ये स्वीकार करना अपने आप में बड़ी बात है कि नहीं है, कि अभी के दिन में यदि एक महीना में आप 1 लाख कमा रहे हो तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, ये मिडिल क्लास का ही दर्जा में आते हो। तो इसलिए मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा। 3.2 करोड़ टैक्स पेयर को बेनिफिट होने जा रहा है एक झटका में, इस सरकार का ये बहुत अच्छा। इससे क्या होगा कि जो इमोशंस है, एस्पिरेशन है मिडिल क्लास का, वो बढ़ेगा, समझे। देखो इसमें क्या लिखा गया है, जो एग्जम्प्ट किया गया वही 12 लाख तक वाला, इससे बेनिफिट होगा तुम्हारा वही 80,000 तक का बेनिफिट होगा उसको, जो रिबेट कर देगा। नहीं तो 80,000 कट जाता तुम्हारा, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन प्रपोजल रेवेन्यू ऑफ, इससे क्या होगा, भले ही भारत सरकार का 1 लाख करोड़ नुकसान होने जा रहा है, फॉरगॉन होने जा रहा है, मगर इससे बहुत सारे लोग को फायदा भी होने जा रहा है, समझे ना। और देखो ना, ये गौर करने वाली बात है कि 12 लाख तक का वो रिबेट देने के बाद तुम्हारा 1/3 जो इनकम है सरकार का वो इनकम टैक्स से आ रहा है। तो समझ सकते हो कि टैक्स बोएंसी कितना है इनकम, और जो कि डिजायरेबल है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा बात था पहले कि हमारे कंट्री में जो टैक्स पेयर का बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता था, अब वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया सरकार के लिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड। ये जो सर डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है।